अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन को अगर आप लोग गौर से पढ़ें तो उधर हमारे पास लिखा हुआ है बेसिकली कि आप लोगों ने डिस्कस करने हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मोस्टली बच्चे मेरे समेत वो क्या करते हैं जी कि हमें समझ ही नहीं आती कि क्वेश्चन में हमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो हमसे क्या मालूम करना चाह रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को ज़रा डिकोड करते हैं और देखते हैं कि वो हमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो हमारे से बेसिकली क्या डिमांड कर रहे हैं। ये चीज़, ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो हलवा हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने बताना है कि जो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 जो आपके पास ये नीचे दिया हुआ है, ये एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल x है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 2 है। तो उधर से हमें पता चल जाता है कि वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो 2 डिग्री तक जाती है या 2 होती है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये बात तो क्लियर होगी। रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है जी कि हम लोगों ने इसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, लेट से इस केस में x दिया हुआ है, तो हम लोग उस x की क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग जहन में एक और भी रख लें कि आपके पास इक्वेशन में जितनी बड़ी सबसे पावर होगी उतने ही आपके पास x के आंसर आएंगे। अब जैसे इस इक्वेशन में आपके पास x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो आपके पास x के 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, वो 2 जो आंसर आएंगे, लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से कि मेरे पास x को सॉल्व करने के बाद एक आंसर आ गया 2, दूसरा आ गया -3। ये 2 मेरे पास x के आंसर्स आ गए। तो इन्हीं आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर कि आपके पास रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन के। जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम लोग रूट्स बोलते हैं। ये तो बात होगी रूट्स की भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है नेचर ऑफ रूट्स। इस नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग थोड़ी देर तक आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग पहले एक काम करते हैं कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके कुछ देखा था, आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया था, तो हम लोग सेम उसी मेथड से इस इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देख सकते हैं कि आपको b की वैल्यू भी ज़रूरत है, आपको a की वैल्यू भी ज़रूरत है और आपको c की वैल्यू भी ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग पहले a, b और c जो है उन तीनों की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। a हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, हमने लिख लिया। b हमारे पास कोफिशिएंट होता है x का। अब सिर्फ 2 लिखूंगा तो वो गलत होगा, क्योंकि 2 के साथ ये बेचारा जो नेगेटिव का साइन है वो भी है, तो हमने साइन समेत लिखना होता है। और c हमारे पास अकेला कांस्टेंट, फ़िलहाल अगर 15 लिखूंगा तो वो गलत होगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन भी है। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आपके पास वेरिएबल्स आते हैं तो आप ब्रैकेट्स लगा लिया करें, उससे आपके जो एरर के चांसेस हैं, गलती के चांसेस हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। b की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, -2, तो b की जगह हम लोग अंदर डाल देंगे -2।
ए हमारे पास 1 है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 1 है। सी हमारे पास -15 है तो हम लोग इधर -15 लिख लेते हैं। अब -2 का स्क्वायर है, पहले 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब नेगेटिव का भी स्क्वायर है, इसका मतलब है कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक हो गया। आगे अब देखें, ये तीनों टर्म्स आपस में, तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। साथ में देखें ये बल्कि पहले एक काम कर लेते हैं, -4 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 के साथ। -4 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये हमारे पास बच्चे बन जाएगा -4 मल्टीप्लाई -15। अब इधर कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं अच्छा सर ये देखें ये +4 है, ये -4 है, दोनों को काट देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, जिसको बोर्ड मैथ्स रूल भी बोलते हैं और भी काफ़ी सारे इसके नाम हैं। उसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं -4 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास बन जाएगा प्लस। 15 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 टू 30 होता है, 30 30 60 हो गया। तो ये हमारे पास बचे बन जाएगा। अच्छा अब देखिए मैंने एक गलती इधर की है। गलती बेसिकली मैंने क्या की है कि मैंने जब -2 का स्क्वायर लिया है तो मेरे पास +4 आना चाहिए, मैंने इधर -4 लिख दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है, जिससे हमारा जो आंसर है वो गलत आ सकता है। अब 60 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 64। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया है 64। अब अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फ़िलहाल एज इट इज़ सॉल्व करता हूँ और नीचे उनके लिए थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ देता हूँ। वो स्पेस मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ ताकि आपको नेचर जो है रूट्स का वो एक्सप्लेन कर सकूँ। पहले सबका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और उसके बाद हम लोग उनके जो नेचर है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व कर लेता हूँ और नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको उसके जो नेचर्स हैं उनके बारे में बता सकूँ। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या किया है कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे उन सब को मैंने सॉल्व कर लिया है। ये प्रीवियस लेक्चर के आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास आ गए ये देख क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू पार्ट 5, ये सब सॉल्व हो गए। लेकिन हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करना था। हम लोगों ने इसमें बताना था कि जो क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन था मेरे पास, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। तो इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं कि रूट्स का जो नेचर है उसका बेसिकली हमारे पास मतलब क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रूट्स का जो कंसेप्ट है वो मैंने प्रीवियसली अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। रूट्स का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आते हैं। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो आंसर हमारे पास जो हैं वो 0 से बड़े होंगे, या वो आंसर हमारे पास 0 से छोटे होंगे, या वो हमारे पास 0 के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग इसी तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो भी आंसर आता है, क्या वो आंसर 0 से बड़ा है, क्या वो आंसर हमारे पास 0 से छोटा है, या वो 0 के इक्वल है। यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं
और इन तीनों कंडीशंस की बेसिस के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा रूट है, जो हमारा आंसर है, उसका नेचर कैसा होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए वापस आ जाता हूँ अपने क्वेश्चंस के ऊपर। बल्कि एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोगों ने अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीख लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं लिख लेता हूँ जी, इसको डी से लिख लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया जी। अब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो, यानी कि जो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड किया है, वो लेट से 20 आ गए। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा होगा, तब हमारे पास जो रूट्स हैं या जो सॉल्यूशन है या जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, उसका नेचर क्या होगा। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 से छोटा है, तब क्या होगा। और लास्ट में हमारे पास बात जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, तब उसका नेचर क्या होगा। ये बेसिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस करके बताना है। तो 0 से अगर बड़ा हमारे पास होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, साथ साथ जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनको भी वन बाय वन देखते रहते हैं। ये था जी, ये मेरे पास पहला पार्ट था। इसमें देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है, जो कि मेरे पास इक्वल आ गया है 60 के। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये जो 60 नहीं 64, अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपके पास 64 है, तो ये ज़ीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। आगे समझ। अगली चीज़ दूसरे सवाल में भी हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट दूसरे पार्ट का जब हमने फाइंड किया है तो वो आ गया है 25। अब मुझे बताएं कि क्या ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। ऑब्वियसली आपके पास 25 है, तो वो 25 ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि ये भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ गया है, 25 ज़ीरो आ गया। थर्ड क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 961। ये भी ऑब्वियसली जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन है ज़ीरो के। फोर्थ पार्ट को हम लोग गौर से देखते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव 28 आया है। अब ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं वो आपको पता है कि नेगेटिव वाली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है लेस देन ज़ीरो। ये दूसरा केस आ गया। और तीसरा केस हमारे पास क्या बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में मेरे पास 45 है जो कि डिस्क्रिमिनेंट है और वो ज़ीरो से बड़ा है। तो अभी दो केसेस हमारे सामने आ गए जिनमें डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा है और जिनमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा है। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल वाला जो केस है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने उस टैब की तरफ जिधर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होगा, जो कि मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें फर्दर हमारे पास दो सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब कौन सी वो सब कैटेगरीज आती हैं, ज़ीरो से बड़े आपको पता है काफ़ी सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन उन नंबर्स में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। यानी कि 4 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अलावा हमारे पास 36 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 64 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप लोग सिंपल ये समझ लें
कि जब हम लोग उन नंबर्स का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा, या ये चीज़, या कोई ऐसा नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। जैसे इस केस में 25 है, मैं अगर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा। तो 25 मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 36 हो जाएगा, तो 36 मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये कहानी आ गई आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की। एक ये हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या होगा वो बाद में देखते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 11 हो गया, 21 हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं, 53 हो गया, ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इधर तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या वो परफेक्ट स्क्वायर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो कहानी होगी इसकी। लेकिन नेचर की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। ऐसी बात है ना कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मेरे पास आया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था, मेरे पास एक माइनस आई गेस 4 था और एक 7 था, दो आंसर आए थे। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका जो नेचर होगा, उसके जो रूट्स का नेचर होगा, वो हमेशा होगा आपके पास अनइक्वल। इस अनइक्वल का मतलब क्या है कि आपके पास दो आंसर आ रहे हैं और दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। सेम केस परफेक्ट स्क्वायर में भी, सेम केस जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी इक्वेशन है उसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास 7 आ गया और 79 आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद दो आंसर आ गए, दोनों आंसर आपके पास इक्वल नहीं है तो उनको हमने कह दिया अनइक्वल। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका जो नेचर है वो आपके पास पहली चीज़ अनइक्वल होगा। यानी कि जो सोल्यूशन है, यानी कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी निश्चित। अगली चीज़ आपके पास आ जाती है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होंगे। रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि हम लोग उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट से 2 और 3 दो अनइक्वल नंबर आ गए, 2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, इनको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि वो हमारे पास रैशनल होंगे। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब वो आपके पास क्या आ जाएंगे जी, इर्रेशनल आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जाते हैं हम लोग अपने वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन लंबी करने की वजह ये भी है कि आपका जो नेचर ऑफ रूट्स का जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। देखें वो कह रहे हैं ना कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स का जो नेचर है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले मेरे पास 64 आया हुआ है। अब मुझे बताएं कि क्या 64 जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं। तो हम लोग साइड पर इधर लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब 0 से बड़ा है। दूसरी चीज़ चेक करनी है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक नंबर उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाए। तो 64 आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली है। पहली चीज़, रूट्स आपके पास क्या होंगे जी, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं ना, तो रूट्स आर अनइक्वल, क्योंकि आपके पास आंसर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उसमें अनइक्वल के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, ठीक लिखे हैं जी। पहली चीज़, दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर आपके पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, पहली चीज़। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है
तो ये क्या होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। ये परफेक्ट स्क्वायर वाली आपके पास कहानी आ गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को देखते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स के नेचर होंगे वो कैसे होंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड कर लिया है, जो कि मेरे पास आ रहा है 25। अब क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दोबारा बताया था कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के 3 तरह के चॉइसेस हो सकते हैं। या तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होगा 0 के, या आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल 0 के। ये 3 कैटेगरीज हैं आपके पास नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड या फाइंड करने की। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो अभी ये इक्वेशन है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो आया है वो आया है बच्चे 25, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा है, क्योंकि 25 आपको पता है 0 से बड़ा है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि क्या हमारे पास ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है या ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 25 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग जब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ हमारे पास रिज़ल्ट आता है 25। सो प्यारे बच्चों, आपके पास 25 जो है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। और जब भी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन होगा 0 के, और साथ ही साथ आपके पास वो होगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास जो नेचर है रूट्स के, यानी कि जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो सबसे पहले तो हमारे पास होंगी अनइक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो आंसर आता है वो आते हैं 2। तो हमारे पास जो रूट्स हैं यानी कि जो आंसर है वो क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल, यानी कि 2 आंसर आएंगे और दोनों आंसर आपके पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ये साथ में क्या होगा, रैशनल होगा, यानी कि हम लोग इसको p/q या सिंपल अल्फाज में डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया 2 का पार्ट 2। अब आ जाते हैं 2 के पार्ट 3 के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 जो इक्वेशन है उसका फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास इक्वल आ रहा है 961 के। अब 961 जो है वो बच्चे मेरे पास ग्रेटर देन है किसके, 0 के। तो इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन है किसके, 0 से, क्योंकि 961 आपके पास बड़ा है किससे 961 हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, ये ग्रेटर देन है हमारे पास 0 से। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यानी कि 2 नंबर्स जो दोनों सेम हो उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 961 आता है या नहीं। सिंपल तरीक़ाकार है, मैं कैलकुलेटर से उसका क्या फाइंड करता हूँ, अंडर रूट। तो जब मैं अंडर रूट 961 करूँगा तो मेरे पास बच्चे आएगा 31। तो हमारे पास ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो क्या होंगे, रूट्स आर क्या होंगे, पहले आप लोग गैस करें। परफेक्ट स्क्वायर भी है, 0 से बड़ा भी है। 0 से बड़ा है तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि रूट्स आर अनइक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 आंसर आते हैं, दोनों हमारे पास अनइक्वल होते हैं, यानी कि बराबर नहीं आते उस वक्त जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होगा। और साथ ही साथ एंड क्योंकि 961 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास होगा जी रैशनल, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे
इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो कि ये 12x² प्लस x माइनस 20 है, इसको जब सॉल्व करेंगे x के जो दो आंसर आएंगे वो दोनों आंसर आपके पास पहली बात तो अनइक्वल होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे और दोनों आपके पास डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये था पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 था, ये आपके पास उसकी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड किया है जो कि मेरे पास आया है -28। अब माइनस जो है 28 वो आपके पास ज़ीरो से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये -28 मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है जो कि ज़ीरो से क्या है जी, छोटा है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम लोग अगर काम ये करते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x², या अपनी मर्ज़ी से मैं फ़िलहाल एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, √b² माइनस 4ac। आपको पता है ये जो √b² माइनस 4ac मैंने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में से ही उठा के मैंने लिखा है। b की वैल्यू लेट से मैं ले लेता हूँ 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, आगे -4, a मेरे पास आ गया 1। मैं एक काम करता हूँ, 2 की जगह मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, और c मेरे पास आ गया है बच्चे, c क्या आएगा, c मेरे पास आ गया है 4 आ गया है। अब 3 का स्क्वायर लें तो मेरे पास 9 होगा, आगे माइनस आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4, और उस 4 1 ज़ार 4 को हम लोग जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा 16, और ऊपर हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट होगा। अब 9 माइनस 16 करें तो हमारे पास क्या बनता है, 10 11 12 13 14 15 16, तकरीबन 7 बन रहा है। साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला आएगा जो कि 16 है, तो -7 का क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है, जैसे कि इस केस में लेस देन ज़ीरो आया है, तो अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो याद करें आप लोगों ने जो पहला चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, जिसमें अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का सिंबल आ जाता है तो वो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, उसको हम लोग -1 होगा तो हम लोग रिप्रेजेंट करवा सकते हैं आयोटा के साथ, और आयोटा हमारे पास जब आता है तो वो हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो आएगा, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी। अब स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिख दूं, इमेजिनरी, या हमारे पास वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक हो गया। हम लोगों ने दो तरह के रूल पढ़ लिए। एक, डिटर्मिनेंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी अनइक्वल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब भी अनइक्वल होंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम लोग डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर होंगे, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो हमारे पास इर्रेशनल होगा, यानी कि हम लोग उसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसकी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे, जो x की या जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू आएगी, उसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो दोनों आपस में आंसर इक्वल नहीं होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं दोनों सेपरेटली, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे तो वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये एक केस के अंदर दो सब कैटेगरीज थी,
दूसरे केस हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है, लेस देन ज़ीरो का मतलब हमारे पास सिंपल है कि वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इमेजिनरी नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो कैटेगरी समझ आ गई होंगी। डिटेल से मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जो वीक स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, या जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब मैं कैटेगराइज बेसिकली नहीं करता स्टूडेंट्स को, हर तरह का जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देख के इजीली उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकता है। स्पेलिंग को आप लोगों ने इग्नोर करना है, मेरे स्पेलिंग हो सकता है कभी कभार गलत हो जाए, बाकी कंसेप्ट के मामले में आपको इंशाल्लाह कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ आ गई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, नहीं करना, इसके हम लोगों ने रूट्स देखने हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा। रूट्स का मतलब क्या हो गया, सोल्व करने के बाद जो एक्स के दो आंसर आएंगे। सबसे पहले देखें 45 लिखा हुआ है। अब देखते सार ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो से क्या है, बड़ा है। ज़ीरो से बड़ा है तो आपने चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 45 क्योंकि आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता है, आपके पास 6 ज़ार 36 होता है, 7 ज़ार 49 होता है, और ये 45 दोनों के मिड में आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है फ़िलहाल होल नंबर जिनको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 45 आए, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये रूट्स के अब हम लोगों ने नेचर लिखने हैं, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे जी इसके। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है यानी कि दो आंसर आएंगे, रूट्स आर अनइक्वल, यानी कि जो आंसर होगा उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद उस आंसर के जो दो होंगे पार्ट्स वो अनइक्वल होंगे, पहली बात। एंड क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, वो इर्रेशनल होंगे। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बाकायदा सारे पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मुझे याद है कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं वीडियो को घंटा 2 घंटे तक लेकर नहीं जाऊँगा, लेकिन उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये दोनों वीडियोस जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और 2 की वो 40+ बन चुकी हैं। उसकी वजह यही है कि मैं एक एक चीज़ को गहराई में जाके डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि आपको थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स दी जाएँ आपकी बुक से हट के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और वो असाइनमेंट आप मुझे जैसे कब या किस तरीके से चेक करवा सकते हैं, उसकी मैं ग्रेडिंग कैसे कर सकता हूँ, वो इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।